इस वीडियो में हम अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में हुई घटनाओं पर नजर डालते हैं। लाकन राइली, जो 22 साल की थी, अगस्त यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एथेंस की मेडिकल छात्रा थी। 22 फरवरी 2024 को वो एक दौड़ के लिए गई, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। उनकी मौत यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक ट्रेल पर हुई, जिसने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया। मामले की जांच करते समय जासूसों ने निगरानी फुटेज का उपयोग करके अपराधी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। लाकन की मौत ने न केवल मीडिया का ध्यान खींचा, बल्कि राष्ट्रपति तक को इसका संज्ञान लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जो बाइडेन ने उनकी मौत पर बोलते समय कुछ ऐसे शब्द कहे जिनके लिए बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लाकन होप राइली का जन्म 10 जनवरी 2002 को मैरिएटा, जॉर्जिया में हुआ था। वो जेसन राइली और एलिसन फिलिप्स की बेटी थी और उनके 3 भाई बहन थे। लाकन ने 2020 में वुडस्टॉक, जॉर्जिया के रिवरेज हाई स्कूल से स्नातक किया। वहां वो क्रॉस कंट्री टीम की सक्रिय सदस्य थी। हाई स्कूल में एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी ने उनके स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति समर्पण को दर्शाया। हाई स्कूल के बाद लाकन ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में स्नातक की पढ़ाई शुरू की और बाद में नर्सिंग की डिग्री हासिल करने के लिए अगस्त यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हो गई। अगस्त यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी अकादमिक यात्रा जारी रखी, जिससे उनके नर्स बनने के सपने का पता चलता है। लाकन अपने जीवंत व्यक्तित्व और पढ़ाई के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उन्हें अगस्त 2023 में अपना मानद व्हाइट कोट मिला, जो उनके नर्सिंग करियर की शुरुआत और स्वास्थ्य सेवा में मानवता और करुणा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। दोस्तों और परिवार ने उन्हें एक प्रिय बेटी और बहन के रूप में वर्णित किया, जिनका भविष्य उज्जवल था। दुर्भाग्यवश उनकी सभी योजनाएं और सपने उनकी मृत्यु के दिन सुबह ही बिखर गए। 8:55 बजे सुबह लाकन ने अपनी मां एलिसन को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, मैं दौड़ने जा रही हूं, अगर आप फ्री हो तो बात करें। एक डोरबेल कैमरे ने उस क्षण को कैद किया जब लाकन घर से निकली। वो अन्य महिला छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के घर में रहती थी। लाकन को दौड़ने का बहुत शौक था और सुबह की दौड़ उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। सुबह 9:24 बजे एलिसन ने उनके संदेश को पढ़ा। इस कहानी में हम लाकन राइली की दुखद घटना पर नजर डालते हैं। वो 22 साल की मेडिकल छात्रा थी, जो जॉर्जिया राज्य के एथेंस में अगस्त यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ाई कर रही थी। 22 फरवरी 2024 को वो सुबह दौड़ने के लिए निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। एलिसन ने सुबह 9:24 बजे टेक्स्ट पढ़ा और जवाब में अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एलिसन ने सोचा कि लाकन दौड़ रही होंगी, इसलिए कॉल का जवाब नहीं दे पाई। 14 मिनट बाद एलिसन ने एक और टेक्स्ट भेजा, जब फ्री हो तो मुझे कॉल करो, लेकिन सभी कॉल्स और मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। 9:58 बजे एलिसन ने फिर लिखा, तुम्हारा जवाब न देना मुझे नर्वस कर रहा है, तुम ठीक हो? परेशानी बढ़ी। लाकन की मां और बहन लगातार उन्हें कॉल करती रहीं, लेकिन सब व्यर्थ। 11 बजे एलिसन ने लिखा, कृपया मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। यहां तक कि लाकन के सौतेले पिता ने भी कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। लाकन हमेशा अपने परिवार के संपर्क में रहती थी और उनकी दौड़ 3 घंटे से अधिक नहीं चल सकती थी। पुलिस का हस्तक्षेप। दोपहर 12:05 बजे पुलिस को लाकन की गुमशुदगी की सूचना दी गई। आधे घंटे बाद उनका निर्जीव शरीर एक झील के पास जंगल में मिला, जहां वह दौड़ने गई थी। जब पुलिस ने लाकन का शव पाया, उनकी मां और बहन वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। कैमरे ने वो पल रिकॉर्ड किया जब एलिसन को उनके जीवन की सबसे बुरी खबर दी गई। पोस्टमार्टम और जांच। पोस्टमार्टम से पता चला कि लाकन की मौत सिर पर गंभीर चोट और दम घुटने के कारण हुई। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। पुलिस ने इसे हत्या का मामला घोषित कर दिया। 8:55 बजे घर से निकलने के 10 मिनट बाद 9:05 बजे एक कैमरे ने उन्हें दौड़ते हुए रिकॉर्ड किया। 9:28 बजे उनकी स्मार्ट वॉच के डेटा ने उनके दिल की धड़कन रुकने का संकेत दिया। मरने से पहले उन्होंने 9:11 पर 911 को कॉल किया था, लेकिन कॉल कट गई। संदिग्ध की पहचान। इलाके की जांच और गवाहों के बयान से पुलिस ने एक संदिग्ध पुरुष की पहचान की। कैमरे ने उसे घटना के 15 मिनट बाद
अपना जैकेट फेंकते हुए रिकॉर्ड किया। फॉरेंसिक जांच में लाकन के नाखूनों के नीचे संदिग्ध का डीएनए मिला, जिससे साबित हुआ कि उन्होंने जोरदार संघर्ष किया था। संदिग्ध का नाम जोस इबारा था, जो वेनेजुएला का 26 वर्षीय अवैध प्रवासी था। उसने 2022 में अमेरिका में प्रवेश किया था और पहले भी अपराधों में शामिल रहा था। वो अपने भाई डिएगो इबारा के साथ जॉर्जिया में रह रहा था। डिएगो के एक खतरनाक वेनेजुएली गैंग से संबंध थे। गिरफ्तारी और सजा, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जोस इबारा को गिरफ्तार किया गया। उनके हाथों पर संघर्ष के निशान थे। इस मामले ने पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया, क्योंकि जोस पहले से वारंटेड अपराधी था और उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था। लाकन राइली की दुखद मृत्यु ने उनके परिवार और दोस्तों के जीवन को झकझोर दिया और सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े किए। जोसे इबारा को पैरोल पर रिहा किया गया था और अधिकारियों के अनुसार आगे की प्रक्रिया के लिए छोड़ा गया था। इबारा ने शुरुआत में एक प्रवासी शरण में कुछ समय बिताया और फिर देश भर में घूमना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी। 14 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने इबारा को गिरफ्तार किया और उस पर 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरे में डालने और मोटर वाहन लाइसेंस उल्लंघन का आरोप लगाया। उस पर आरोप था कि उसने अपने मोपेड पर बिना हेलमेट के एक बच्चे को बैठाया था। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने उसे रिहा कर दिया, इससे पहले कि उसे हिरासत में लेने का आदेश जारी किया जा सके। जॉर्जिया में स्थानांतरण। न्यूयॉर्क से जोसे इबारा जॉर्जिया में अपने भाई डिएगो इबारा के पास चला गया। उनके भाई के बारे में भी कुछ बातें कही जानी चाहिए। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार डिएगो इबारा 29 का एक खतरनाक वेनेजुएली गैंग से संबंध था। डिएगो को एक नकली ग्रीन कार्ड ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसका उपयोग उसने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नौकरी पाने के लिए किया था। अभियोजकों ने कहा कि डिएगो की गैंग से जुड़ाव उसके टैटू, कपड़ों और सोशल मीडिया पर गैंग के प्रतीकों के उपयोग के आधार पर स्पष्ट था। गैंग से जुड़ाव। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार यह गैंग हाल ही में कानून प्रवर्तन और आम नागरिकों के खिलाफ हिंसक झड़पों के लिए जिम्मेदार था। इनमें न्यूयॉर्क सिटी में फोन चोरी की एक श्रृंखला भी शामिल थी, जहां मोपेड पर सवार सदस्य पीड़ितों को जमीन पर गिराकर उनके उपकरण छीनते देखे गए थे। डिएगो के पास 5 नुकीले ताज, 5 पॉइंट क्राउन का टैटू गर्दन के बाईं ओर और 5 नुकीले तारे, 5 पॉइंटेड स्टार्स का टैटू गर्दन के दाईं ओर था। अन्य तस्वीरों में उसे बंदूक पकड़े हुए देखा गया, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वह एक अवैध प्रवासी है और अमेरिका में कानूनी रूप से हथियार रखने की अनुमति नहीं है। जॉर्जिया में जोसे इबारा की गतिविधियां। जॉर्जिया में जोसे इबारा एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था, जो उस जंगल से लगभग 1 मील की दूरी पर था जहां लाकन राइली का शव मिला था। लाकन पर हमले से पहले भी उसे एक स्थानीय वॉलमार्ट से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे ट्रायल लंबित होने पर रिहा कर दिया गया था। दिसंबर 2023 में अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। प्रशासन की विफलता। अगर पुलिस ने इस लंबित वारंट पर उसे गिरफ्तार कर लिया होता तो लाकन पर हमला रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवाहों ने उसे यूनिवर्सिटी परिसर के आसपास देखा था, जहां छात्र अक्सर आते जाते थे। सबूत और गिरफ्तारी। जांचकर्ताओं ने सेल फोन डेटा और अन्य डिजिटल प्रमाणों का उपयोग किया, जिससे यह साबित हुआ कि वह लाकन की मौत के स्थान के पास मौजूद था। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के पुलिस प्रमुख जेफ क्लार्क ने कहा कि लाकन और इबारा के बीच कोई पूर्व संबंध नहीं था। उन्होंने इसे अवसर का अपराध बताया, जहां उसने किसी व्यक्ति को देखा और बुरी घटना घटित हो गई। गिरफ्तारी के समय की स्थिति। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद कानून प्रवर्तन ने इबारा को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों पर लाकन के साथ संघर्ष के निशान थे। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसे निर्देश दिया, धीरे धीरे बाहर आओ। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही और प्रवासी अपराधियों को लेकर सुरक्षा उपायों की खामियों को उजागर किया। जोसे इबारा पर लाकन राइली की हत्या के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए। इनमें शामिल थे मैलिस मर्डर, हत्या के इरादे से हत्या का एक मामला, फेलनी मर्डर, गंभीर अपराध के दौरान हत्या के 3 मामले और किडनैपिंग, एग्रेवेटेड असॉल्ट, गंभीर हमला, एग्रेवेटेड बैटरी, गंभीर मारपीट, आपातकालीन कॉल को बाधित करना,
सबूत के साथ छेड़छाड़ और पीपिंग टॉम झांकने का अपराध के एक मामले। पीपिंग टॉम का मामला इस तथ्य पर आधारित था कि जिस दिन लाकन की हत्या हुई उसी दिन इबारा ने यूनिवर्सिटी हाउसिंग बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट की खिड़की में झांकने की कोशिश की। लाकन राइली का अंतिम संस्कार। लाकन राइली का अंतिम संस्कार 1 मार्च 2024 को हुआ। उनकी मृत्यु ने अचानक और अवांछित प्रसिद्धि को जन्म दिया। उनके जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उनकी मृत्यु और इसके बाद के आक्रोश ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उनकी याद में बयान। लाकन के करीबियों ने मीडिया से बातचीत करने में झिझक दिखाई, जो स्वाभाविक थी। चर्च के लीड पादरी सिमर मैड ने मीडिया को एक लिखित बयान में कहा, जब दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति को खो देती है जिसकी रोशनी इतनी चमकीली हो तो उनकी अनुपस्थिति और भी गहरी लगती है। उन्होंने आगे कहा, लाकन खास थी। वह उन सभी के लिए एक उपहार थी जो उन्हें जानते थे। स्मार्ट, दयालु, करुणामयी और विचारशील जैसे शब्द भी उनकी विशेषताओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। वह एक प्यारी बेटी, बहन और मित्र थी। उनका स्वभाव ऐसा था कि जो भी उनके साथ होता वह खुद को सहज और महत्वपूर्ण महसूस करता। एथेंस में, जहां लाकन ने अपनी आखिरी दौड़ लगाई थी, झील हर्क, लेक हर्क के किनारे एक लकड़ी का साइन बोर्ड लगाया गया। किसी ने काले टेप का इस्तेमाल कर लेक शब्द को लकेन में बदल दिया। उनकी याद में राजनीतिक बहस और प्रतिक्रिया। लाकन राइली की हत्या और आरोपी के अप्रवासी होने की स्थिति ने इसे राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया। कई प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं ने इस घटना को अमेरिका में अपराध के लिए प्रवासियों को दोषी ठहराने और बाइडेन प्रशासन की दक्षिणी सीमा नीति की आलोचना करने का जरिया बनाया। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा, लाकन राइली की दुखद मृत्यु ने हर जॉर्जियन के दिल को झकझोर दिया और राष्ट्रीय आक्रोश पैदा कर दिया है। जो बाइडेन की असफल नीतियों ने हर राज्य को एक सीमा राज्य में बदल दिया है। मैं उनसे जानकारी की मांग कर रहा हूं ताकि हम अपने लोगों की सुरक्षा कर सकें जब संघीय सरकार ऐसा करने में विफल हो। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, लाकन की हत्या करने वाला क्रूर अपराधी उन लाखों अवैध प्रवासियों में से एक था जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने बस हमारे देश पर छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में अपने चुनाव अभियान के दौरान लाकन के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया, जो बाइडेन ने हमारी सीमा के साथ जो किया है वह मानवता और इस राष्ट्र के लोगों के खिलाफ एक अपराध है जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो लाकन आज जीवित होती। जो बाइडेन की प्रतिक्रिया और गलती। जो बाइडेन ने भी लाकन की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में गलती कर दी। अपने समर्थकों की जोरदार तालियों के बीच उन्होंने लाकन का नाम गलत बोलते हुए लिंकन राइली कह दिया। उन्होंने कहा, लिंकन राइली, एक मासूम युवा महिला जिसे एक अवैध अप्रवासी ने मार डाला। इस बयान में अवैध शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने अप्रवासियों पर जोर डाला, लेकिन नाम की गलती ने उनकी आलोचना को जन्म दिया। उद्धरण लिंकन लिंकन रिले एक निर्दोष युवा महिला जिसे एक अवैध द्वारा मार दिया गया था। ये सही है, लेकिन कानूनी लोगों द्वारा कितने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। बाइडेन को मेरे बच्चे का नाम भी नहीं पता। ये दयनीय है। एलिसन फिलिप्स ने फेसबुक पर लिखा कि अगर आप ऐसा करने के लिए मजबूर होने पर भी उसका नाम कहने जा रहे हैं तो कम से कम उसने जो सही नाम जोड़ा है उसे कहें। एलिसन ने 81 वर्षीय बिडेन को राष्ट्रपति बिडेन का अपमान बताते हुए एक टिप्पणी के तहत भी लिखा। बाद में बिडेन ने माफी मांगी, लेकिन युवती को फोन करने के लिए नहीं। लिंकन ने इबारा को अवैध कहने के लिए माफी मांगी। बाइडेन ने अमेरिका में आने वाले या अवैध रूप से रह रहे लोगों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग करने के लिए अपनी पार्टी में कुछ लोगों की हताशा का सामना करने के बाद खेद व्यक्त किया। बाइडेन ने कहा कि रोम और जॉर्जिया में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने इन टिप्पणियों के लिए बाइडेन पर हमला किया, जो बाइडेन ने टेलीविजन पर जाकर लाकन को हत्यारा और अवैध कहने के लिए माफी मांगी। बिडेन को इस हत्यारे से माफी मांगने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बिडेन के साथ अपनी बयानबाजी की तुलना की। मैं कहता हूं कि वो एक अवैध विदेशी था, वो एक अवैध अप्रवासी था, वो एक अवैध प्रवासी था और बिडेन पर आरोप लगाया, जिसे लंबे समय से एक सहानुभूतिपूर्ण नेता के रूप में देखा जाता है। उन्हें कोई पछतावा नहीं है, उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है, कोई करुणा नहीं है और सबसे बुरी बात यह है
कि उनका उस घातक आक्रमण को रोकने का कोई इरादा नहीं है जिसने कीमती लकन के सुंदर अमेरिकी जीवन को चुरा लिया। ट्रंप ने कहा कि 8 मई 2024 को इबारा को 10 मामलों में आरोपित किया गया था। उन्होंने सभी मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। उन्हें जमानत से इनकार कर दिया गया था। उनका मुकदमा 13 नवंबर को जूरी चयन के साथ शुरू होने वाला था, लेकिन एक पूर्व परीक्षण सुनवाई में उन्होंने जूरी परीक्षण के अपने अधिकार को लहराया और इसके बजाय एक बेंच ट्रायल का अनुरोध किया। लाक और रिले के परिवार के सदस्यों ने अदालत कक्ष में बात की और रिले की मां एलिसन फिलिप्स ने न्यायाधीश पैट्रिक हैगार्ड से सजा सुनाने में कोई दया नहीं दिखाने का अनुरोध किया, जो उस अबारा, उस पीड़ा और नुकसान का कोई अंत नहीं है जो हमने अनुभव किया है या आगे भी सहते रहेंगे। एलिसन ने अदालत में फैमिली इम्पैक्ट के बयानों के दौरान कहा कि इस बीमार, विकृत और दुष्ट कायर ने लेकिन या मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। एलिसन ने कहा कि हम उसके साथ भी ऐसा ही करने के लिए कह रहे हैं। एलिसन ने अपनी बेटी को चतुर, मेहनती, विचारशील के रूप में वर्णित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भगवान की संतान थी। उसने कहा कि उसकी बेटी ने मिशन यात्राएं की और बुजुर्गों और नर्सिंग होम की देखभाल की। इस राक्षस ने लेक को देखने के हमारे अवसरों को छीन लिया और नर्सिंग स्कूल से स्नातक किया। उसने हमारे भावी दामाद से मिलने की हमारी क्षमता को छीन लिया। उसने हमारे पोते पोतियों से मिलने के हमारे अवसरों को नष्ट कर दिया और उसने मेरा सबसे अच्छा दोस्त ले लिया। रिले की मां ने रोते हुए कहा, लॉरेन फिलिप्स लेक। और रिले की छोटी बहन ने कहा कि उसे जॉर्जिया विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन वो अपनी बहन के साथ उस उपलब्धि का जश्न मनाने में सक्षम नहीं थी। मुझे अपने सपनों के स्कूल जॉर्जिया विश्वविद्यालय में स्वीकार करना पड़ा। बिना मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो मुझ पर कितना गर्व करती है और अंत में एक ही शहर में एक साथ रहने के लिए उसने कहा कि उसने रिले को अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त और रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया और कहा कि वो अपनी संक्रामक हंसी, उसकी मुस्कान और उसके दैनिक सुप्रभात संदेशों को याद करेगी। हत्या ने उसकी सुरक्षा की भावना को भी छीन लिया। मैं अपने कॉलेज परिसर में नहीं घूम सकता क्योंकि मैं जोसिया इबारा जैसे लोगों से डरता हूं। उसने कहा कि उसने इबारा को एक राक्षस कहा और कहा कि उसे कोई संदेह नहीं है कि वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। लीन रिले के सौतेले पिता जॉन फिलिप्स का दम घुट गया क्योंकि उन्होंने ले और रिले की अंतिम पत्रिका प्रविष्टियों में से एक को अपने भावी पति को संबोधित किया। मैं हर दिन सबसे अच्छी पत्नी बनने के लिए काम कर रहा हूं जो मैं हो सकता हूं, लकन ने आंशिक रूप से लिखा। जॉन फिलिप ने कहा कि लकन की जर्नल प्रविष्टि सिर्फ एक झलक है जो शुक्रवार 15 नवंबर को उससे और उसके परिवार से दुखद और बेमी से ली गई थी। आखिरकार उसका मुकदमा चल रहा था और अभियोजकों ने अदालत को बताया कि कैसे नर्सिंग छात्रा ने अपने जीवन के लिए एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपनी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी जो उस दिन महिलाओं की तलाश में गया था। अभियोजक शीला रॉस ने कहा कि जब इबारा झील और रिले के पार आया तो उसने वापस लड़ाई की। जब उसने पीड़ित होने से इनकार कर दिया तो उसने बार बार चट्टान से उसकी खोपड़ी को मारा। बचाव पक्ष के वकील डस्टिन किर्बी ने अपनी खुली शुरुआत में कहा कि रिले की मौत एक त्रासदी थी और मामले में सबूतों को ग्राफिक और परेशान करने वाला बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये ए था और सवाल किया कि फोन पर उनकी उंगलियों के निशान कैसे हो सकते हैं अगर उन्होंने कथित तौर पर दस्ताने पहने हुए थे। इस मामले में सबूत बहुत अच्छे हैं कि लेक और रिले की हत्या कर दी गई थी। किर्बी ने कहा कि जो उस इरा द्वारा लेक और रिले को मारने का सबूत परिस्थिति जन्य है। इबारा, जो वेनेजुएला से आती है और अमेरिकी नागरिक नहीं है, का छात्र से कोई ज्ञात संबंध नहीं है और कोई ज्ञात हिंसक आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बजाय जांचकर्ताओं ने लीक की मौत को अवसर का अपराध बताया। अभियोजक ने सबूत पेश किए जिसमें लकन रिले के नाखूनों के नीचे आयार का डीएनए और उसके फोन की स्क्रीन पर डियर का फिंगरप्रिंट शामिल था। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक चिकित्सा परीक्षक ने अदालत को बताया कि लाक और रिले को चोटें आई थी जिनमें खरोंच और सिर की गर्दन के धड़ पर कट शामिल थे। अभियोजक शीला रॉस ने कहा कि इबारा ने लेकन के सिर पर एक चट्टान से वार किया था और लेक और रिले का डीएनए अपराध स्थल पर 2 चट्टानों पर पाया गया था। डीएनए विशेषज्ञ ने यह भी गवाही दी कि परीक्षण से पता चला कि एक जैकेट जो पुलिस ने आयर के अपार्टमेंट परिसर में कचरे के डिब्बे से बरामद की थी, उस पर खून का दाग था जो लाक और रिले के डीएनए के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था और उस पर आयर का डीएनए भी था। आयार का डीएनए भी झील के नाखूनों
और रिले के दाहिने हाथ के नीचे पाया गया था। 20 नवंबर 2024 को न्यायाधीश पैट्रिक हैगार्ड ने इबारा को सभी आरोपों में दोषी पाया और उसे झील और रिले के परिवार और दोस्तों के अनुरोधों को स्वीकार करते हुए पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोई भी सजा जोस आयर के कार्यों से हुए नुकसान को पूर्ववत नहीं कर सकती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये लकन के परिवार और समुदाय को न्याय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा दिल लकन के परिवार और दोस्तों के साथ है, क्योंकि वे इस दुखद नुकसान को दुखी कर रहे हैं। 7 मार्च 2024 को प्रतिनिधि सभा ने झील और रिले अधिनियम पारित किया। यदि लाख और रिले अधिनियम लागू किया जाता है तो अवैध आप्रवासियों के संघीय निरोध को अनिवार्य कर दिया जाएगा जो चोरी या चोरी करते हैं, और राज्यों को संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति देंगे। रिले ने अभी डीन की सूची बनाई थी और अगस्त में मानवतावाद करोना और अपनी नर्स की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक अपना मानद सफेद कोट प्राप्त किया था। नर्सिंग कॉलेज ने फेसबुक पर एक बयान में कहा कि वो 2025 में स्नातक होने के लिए तैयार थी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कैंपस में लैकिन स्पिरिट को याद करेगा और हमारा दिल उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। बयान में कहा गया है कि हम जानते हैं कि वो एक अद्भुत नर्स होती और उनका निधन पेशे और उन समुदायों के लिए एक नुकसान है जिनकी उन्होंने शालीनता से सेवा की होती। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।